तो आपने जर्मनी में इरादा किया है गाड़ी ख़रीदने का और आप उससे जुड़े सारे एक्सपेंसेस को जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम व्लॉगर्स, दिस इज़ मोहसिन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी में गाड़ी के खर्चे यानी कि गाड़ी के एक्सपेंसेस के बारे में। आपको क्या क्या बातें मालूम होनी चाहिए गाड़ी ख़रीदने से पहले, ताकि आप एक एस्टिमेट लगा सकें या कैलकुलेट कर सकें कि क्या क्या एक्सपेंसेस होते हैं जर्मनी में गाड़ी रखने के। तो मैं जर्मनी में गाड़ी रखने के एक्सपेंसेस को 5 मेजर एक्सपेंसेस में ब्रेक डाउन करूँगा। इनके अलावा भी ऑफ कोर्स काफ़ी वेरिएबल केसेस हो सकते हैं, बट ये 5 मैं समझता हूँ कि मेन है जो कि हर किसी को एटलीस्ट फेस करने पड़ते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नंबर 1 इज़ द मोटर व्हीकल टैक्स, यानी कि जर्मन में जिसे Kfz-Steuer कहते हैं। ये एक्सपेंस आपको साल में एक बार देना होता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी का इंजन कितना बड़ा है, आपकी गाड़ी कौन सी फ्यूल पे चलती है, डीजल या पेट्रोल, और आपकी गाड़ी कितनी कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करती है। सो डिपेंडिंग ऑन दीज फैक्टर्स ये टैक्स बहुत ज़्यादा वेरी कर सकता है, जो कि आपको साल में एक बार देना होता है। इसके लिए जर्मन मिनिस्ट्री की तरफ से ऑलरेडी एक वेबसाइट मौजूद है जहाँ पे आप जाकर अपनी गाड़ी की डिटेल्स डाल सकते हैं और ये चेक कर सकते हैं कि आपकी गाड़ी का ईयरली टैक्स कितना होना चाहिए। लिंक मैं नीचे कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, आप इस लिंक पे जाकर चेक कर सकते हैं। तो आप इस वेबसाइट पे जाएं और यहाँ जाकर आपको ये चंद डिटेल्स भरनी होती हैं। सबसे पहले आपको ये सेलेक्ट करना होता है कि आपकी गाड़ी कौन से ईयर के अंदर मैन्युफैक्चर हुई है। उसके बाद डिपेंडिंग आप क्या सिलेक्ट करते हैं, आपको मोस्ट प्रोबेबली अपने इंजन का साइज़ इन क्यूबिक सेंटीमीटर्स डालना होता है और आपकी गाड़ी कितनी कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करती है ये चीज़ डालनी होती है। तो उसके बाद आपको कैलकुलेट पे क्लिक करना होता है और फिर आपको ये वेबसाइट शो कर देगी कि आपकी गाड़ी का टैक्स ईयरली कितना होना चाहिए। अब जैसे कि मैंने पहले कहा, ये टैक्स बहुत ज़्यादा वेरी कर सकता है। फॉर एग्जांपल मेरी कार पेट्रोल पे है और यूरो 4 है जो कि 2008 की मैन्युफैक्चर्ड है। मैं अपनी गाड़ी के ऑलमोस्ट 50 यूरो ईयरली टैक्स देता हूँ। और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनके पास फॉवे गोल्फ है लेकिन वो डीजल इंजन है, ऑल्दो वो रिलेटिवली नई गाड़ी है 2019 या 18 की, बट स्टिल वो लोग 100 या 120 यूरो तक ईयरली टैक्स देते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल आपके पास डीजल गाड़ी है जिसका इंजन बहुत बड़ा है, फॉर एग्जांपल आपके पास 2.0 TDI या 2.6 TDI गाड़ी है, तो उसका टैक्स 300-350 यूरो तक भी जा सकता है। सो दिस ऑल डिपेंड्स ऑन आपकी गाड़ी का इंजन कितना बड़ा है, आपकी गाड़ी इधर डीजल पे रन करती है या पेट्रोल पे, और इस पे भी डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी कितनी ज़्यादा CO2 एमिट करती है। सेकेंडली हम डिस्कस करते हैं कार इंश्योरेंस को, जिसे जर्मन में Kfz-Versicherung कहते हैं। जर्मनी में आपको गाड़ी ड्राइव करने के लिए कार इंश्योरेंस चाहिए होती है। अब जर्मनी में कितनी टाइप्स की कार इंश्योरेंस होती हैं? जर्मनी में 2 किस्म की इंश्योरेंसेस होती हैं, एक हाफप्फलिश्ट और एक कास्को versicherung। हाफप्फलिश्ट versicherung जो होती है वो बेयर मिनिमम इंश्योरेंस होती है आपको जर्मनी में गाड़ी चलाने के लिए। क्योंकि ये इंश्योरेंस बिल्कुल बेयर मिनिमम रिप्रेजेंट करती है, तो इसका मतलब ये है कि इस इंश्योरेंस से आप सिर्फ दूसरे लोगों को कवर कर रहे होते हैं, यानी कि इन केस ऑफ एक्सीडेंट आप दूसरे का नुकसान आप अदा करेंगे और आप अपना नुकसान जो भी आपकी गाड़ी में काम आएगा वो आपको खुद करवाना होगा। लेकिन इसमें ये भी डिपेंड करता है कि गलती किसकी है। फॉर एग्जांपल आपके पास हाफप्फलिश्ट इंश्योरेंस है लेकिन आपकी गलती नहीं थी एक्सीडेंट में, तो जिस बंदे का आपके साथ एक्सीडेंट हुआ है और उसकी गलती थी तो उसकी इंश्योरेंस आपको पे करेगी आपकी गाड़ी बनवाने के लिए। बट फॉर एग्जांपल आपके पास हाफप्फलिश्ट इंश्योरेंस है और आपने गलती की और आपने एक्सीडेंट कर दिया, फिर आपको अपनी गाड़ी खुद बनवानी पड़ती है। सेकेंड टाइप ऑफ इंश्योरेंस इन जर्मनी इज कास्को versicherung। कास्को versicherung मजीद 2 इंश्योरेंसेज में डिवाइडेड होती है। नंबर 1 इज टाइल कास्को और नंबर 2 इज फॉल कास्को। फॉल कास्को और टाइल कास्को इंश्योरेंस के अंदर ये फ़र्क होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपके पास फॉल कास्को इंश्योरेंस है और आपने एक्सीडेंट किया, गलती आपकी है, तो भी इंश्योरेंस आपकी गाड़ी की पेमेंट करती है। ऑफ कोर्स दूसरे की गाड़ी की तो पेमेंट करेगी बिकॉज आपकी गलती थी, बट वो आपकी गाड़ी की भी पेमेंट करेगी जो भी आपकी कॉस्ट्स होंगी। टाइल कास्को में ये होता है कि अगर आपने गलती की है तो फिर आपकी गाड़ी की पेमेंट आपको इंश्योरेंस की तरफ से नहीं मिलती। आपका ये सवाल होगा कि टाइल कास्को और हाफप्फलिश्ट इंश्योरेंस में क्या फ़र्क हुआ? कास्को versicherung के अंदर फ़ायदा आपके पास ये होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास टाइल कास्को इंश्योरेंस है और आपका जानवरों के साथ एक्सीडेंट हो जाता है, या आपका या हाईवे पे गाड़ी चलाते हुए छोटे से पत्थर से आपकी विंड स्क्रीन पे कोई निशान पड़ जाता है या वाइपर ख़राब हो जाता है, तो इस तरह की चीज़ों को भी टाइल कास्को इंश्योरेंस पे करती है। और फॉल कास्को ऑफ कोर्स इससे ज़्यादा मज़ीद ज़्यादा सर्विसेज देती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने अपनी किसी गलती की वजह से भी गाड़ी को कोई नुकसान कर दिया बगैर एक्सीडेंट के, तो वो चीज़ें भी कवर होती हैं। फॉर एग्जांपल आप गाड़ी पार्क कर रहे थे और आपने गलती से गाड़ी कहीं हिट कर दी और आपकी गाड़ी पे डेंट पड़ गया या कोई काम आ गया,
तो ये चीज़ें भी फॉल कास्को इंश्योरेंस जो है वो कवर करती है। इसीलिए फॉल कास्को इंश्योरेंस सबसे ज़्यादा महंगी होती है, टाइल कास्को इंश्योरेंस उससे थोड़ी सी सस्ती होती है और हाफ लिस्ट थोड़ी और ज़्यादा सस्ती होती है। बट अगेन दिस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन आपका लाइसेंस कितना पुराना हो गया है, क्योंकि आपका लाइसेंस जितना पुराना होता जाता है और आप बगैर एक्सीडेंट के गाड़ी जितनी ज़्यादा जर्मनी में चलाते जाते हैं, उतना आपका इंश्योरेंस का जो कंट्रीब्यूशन होता है हर साल वो कम होता जाता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मेरे पास एक बहुत पुरानी गाड़ी है 2008 में की, जिसकी वजह से मैंने हाफ लिस्ट इंश्योरेंस ली हुई है। और जब मैंने वो ली थी 2 साल या 2.5 साल पहले, मेरा लाइसेंस बिल्कुल न्यू था, उस वक्त मैंने 600 यूरो ईयरली वो इंश्योरेंस ली थी। और उसी गाड़ी के मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल फॉल कास्को जो है वो 1100 यूरो पड़ रहे थे उस साल। बट दिस ऑल्सो अगेन डिपेंड्स ऑन विच कार यू आर यूजिंग, क्योंकि आपकी कार अगेन उसका जितना इंजन बड़ा होगा, जितनी उसकी CO2 एमिशन ज़्यादा होगी, ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आपकी इंश्योरेंस उस हिसाब से थोड़ी बहुत इंक्रीज़ होती है ऑफ कोर्स। सो दिस ऑल्सो टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आप कौन सी गाड़ी चला रहे हैं, कौन सी इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, या किस इंश्योरेंस की आपको सर्विसेज ज़्यादा अच्छी लगती हैं। एंड देन यू ऑल्सो हैव द ऑप्शन टू पे इट ऑन ईयरली बेसिस, और आप उसको दो दफ़ा में यानी कि 6 मंथ्स के बाद आप उसको इंश्योरेंस को पे कर सकते हैं, या फिर आप इंश्योरेंस को क्वार्टरली भी पे कर सकते हैं। थर्ड वन इज़ ट्यूब। जर्मनी में आपको मालूम होगा कि काफ़ी सारी चीज़ों के लिए, काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के लिए, मशीनरी के लिए और ऑल्सो गाड़ियों के लिए आपको कुछ मखसूस मुद्दत के बाद वापस ट्यूब करानी पड़ती है उन चीज़ों की। तो गाड़ी में भी यही है, आपको अपनी गाड़ी की हाउप्टउंटरज़ुखुंग यानी कि मेन इंस्पेक्शन करानी होती है हर 2 साल बाद अगर आपकी गाड़ी पुरानी है, और अगर आपने गाड़ी नई ब्रांड न्यू ली थी तो फर्स्ट टाइम में ट्यूब जो है वो 3 साल बाद आपको करानी होती है, और उसके बाद हर 2 साल बाद आपको गाड़ी की ट्यूब करानी होती है। ट्यूब कराने के कोई ख़ास चार्जेस नहीं होते, सिर्फ 100 से 120 यूरो के दरमियान चार्जेस होते हैं ट्यूब करवाने के। बट अगर आपकी गाड़ी की ट्यूब के दरमियान कोई ऐसी चीज़ निकल आई है, कोई ऐसा मेन काम गाड़ी का निकल आया जिसकी वजह से वो आपकी गाड़ी को अनफिट करार दे देते हैं और आपको कहते हैं कि ये चीज़ आप रिपेयर करवा के लाएं एंड देन उसके बाद अगेन ट्यूब कराएं, तो वो खर्चे भी आपके ऊपर आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सेकेंड हैंड गाड़ी चला रहे हैं और वो काफ़ी पुरानी गाड़ी है, और पुरानी गाड़ियों में यूजुअली ब्रेक्स का काम अक्सर आ जाता है 2 साल में एक बार या साल में एक बार, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप ख़राब ब्रेक्स के साथ, या चलें ख़राब ब्रेक्स नहीं कहता, फिर भी आपके ब्रेक्स अप टू द लेवल नहीं हैं जो कि उनकी इंस्पेक्शन में रिक्वायरमेंट होती हैं, तो वो आपके ब्रेक्स के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और आपको बोलेंगे आप जब पहले ये रिपेयर करवाएं एंड देन आप अगेन ट्यूब करवाएं। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए या काउंटर करने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप रेगुलरली अपनी गाड़ी को मेंटेन रखें और इंस्पेक्शंस करवाएं, जो कि हमारा अगला पॉइंट है, उस पर भी हम बात करते हैं। तो अगर आप अपनी गाड़ी को टिप टॉप रखते हैं, मेंटेन रखते हैं, लाइक सिर्फ फिज़िकली नहीं, आप उसको इंटरनली भी मेंटेन रखते हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली आप जब भी 2 साल बाद ट्यूब कराने जाएंगे आपकी गाड़ी में कोई ख़ास काम नहीं आएगा। बट अगेन दिस इज़ 100 यूरोज़ आर नथिंग फॉर ट्यूब, बट आपको दिमाग में रखना होगा ये कि आपकी गाड़ी फिट टू ड्राइव होनी चाहिए जब आप ट्यूब करवाने जाएं, वरना वो आपको जो चीज़ें रिपेयर कराने को बोलेंगे वो आपको करानी होंगी, और आपको बगैर उसके आप ट्यूब नहीं करा सकते, और जब तक आपकी गाड़ी की ट्यूब नहीं हुई होगी तो आप गाड़ी को रोड पर चला नहीं सकते। फोर्थ पॉइंट इज़ सर्विस एंड रेगुलर इंस्पेक्शन, जो कि जर्मनी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ख़ास तौर से नई गाड़ियों के लिए, और इवन अगर आप पुरानी गाड़ी भी चला रहे हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर दफ़ा जब आप ट्यूब करवाने जाएं तो आपकी गाड़ी में कोई काम ना निकले, तो इसके लिए आपको अपनी गाड़ी की सर्विस और इंस्पेक्शन कराना ज़रूरी होती है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस या सर्विस कहीं से भी करवा सकते हैं, जिसके लिए बहुत सारी वर्कशॉप्स जर्मनी में मौजूद होती हैं, लोकली भी और काफ़ी सारी ब्रांडेड भी ऑफ कोर्स। गाड़ी वालों की अपनी वर्कशॉप्स भी होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास फोक्सवैगन है तो आप ऑफ कोर्स फावे के पास जा सकते हैं अपनी गाड़ी की इंस्पेक्शन कराने के लिए। उसके अलावा काफ़ी मास्टर वर्कशॉप्स भी होती हैं, फॉर एग्जांपल ATU है, या उसके अलावा अगर आपके नेबरहुड में कोई माइस्टर वर्कस्टार्ट है तो आप वहाँ से भी अपनी गाड़ी की जाके सर्विस या इंस्पेक्शन करा सकते हैं। सर्विस और इंस्पेक्शन बेसिकली डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी कौन सी कंपनी की है। लेट्स से फोक्सवैगन हर 30,000 किलोमीटर के बाद अपनी गाड़ी की इंस्पेक्शन कराने को कहती है, या 2 साल बाद, इनमें से जो भी पहले आ जाए। फॉर एग्जांपल अगर आप 2 साल पहले आपने इंस्पेक्शन कराई थी और अब 2 साल गुजर गए, तो आपको आपकी गाड़ी बता देगी, गाड़ी के अंदर पैनल पे आ जाएगा कि आपको इंस्पेक्शन करवानी है और सर्विस करवानी है, जिसमें ऑयल चेंज और फिल्टर
वगैरह भी इंक्लूडेड होता है, बट इसमें वो गाड़ी की दूसरी चीज़ें भी मॉनिटर करते हैं और चेक करते हैं कि कोई इंटरनली प्रॉब्लम है या नहीं। और इसी तरह से अगर 30,000 किलोमीटर फॉर एग्जांपल आपने 2 साल से पहले मुकम्मल कर लिए हैं तो फिर आपको अपनी गाड़ी की सर्विस और इंस्पेक्शन करानी होती है। ऑफ कोर्स अगर आप अपनी गाड़ी की सर्विस और इंस्पेक्शन गाड़ी की कंपनी से करवाएंगे, फॉर एग्जांपल आपके पास गोल्फ है और आप फावे जा रहे हैं अपनी गाड़ी की इंस्पेक्शन और सर्विस करवाने के लिए, तो मिनिमम आपको 150 से 250 या 300 यूरो तक भी इंस्पेक्शन और सर्विस चार्जेस एक सिटिंग में आ सकते हैं, विच इज़ जस्ट बेसिक चेकअप इंक्लूडिंग मोटर आपकी ऑयल का एक्सचेंज और आपके फ़िल्टर का एक्सचेंज, दैट्स इट। बट अगर उसमें कोई एक्स्ट्रा काम निकल आता है इंजन में या क्लच प्लेट्स में या ब्रेक्स में या किसी और चीज़ के अंदर, तो फिर आपको ऑफ कोर्स उसकी रिपेयर के अलग कॉस्ट आपको देनी होती हैं। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी होती है। और इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर आप किसी दूसरे वर्कशॉप से करवा रहे हैं, लोकली आपके घर के पास कोई है या कोई माइस्टर वर्कस्टार्ट है या आरटीओ वगैरह से करवाने हैं, तो ऑफ कोर्स कंपनी से उसकी प्राइसेस थोड़ी बहुत कम होती हैं, बट स्टिल अगर आपकी गाड़ी में कोई काम या कोई रिपेयर निकल आया तो डिपेंडिंग ऑन वो किस चीज़ का रिपेयर है, अब ऑफ कोर्स अगर इंजन का काम है तो कुछ 1000 यूरोज़ में भी हो सकता है, और अगर कोई छोटा मोटा काम है तो कुछ हंड्रेड्स ऑफ यूरोज़ के अंदर भी हो सकता है। सो इट ऑल डिपेंड्स आपकी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम मौजूद है और वो कितने कम या ज़्यादा पैसों में सॉल्व हो सकती है। सो सिक्स्थ एंड लास्ट पॉइंट ऑफ टुडेज वीडियो इज़ राइफन व्हीकल, यानी कि टायर चेंज। तो जैसा कि आपको मालूम है कि जर्मनी में आपको 2 दफ़ा टायर चेंज करवाने होते हैं, एक दफ़ा गर्मियों में और एक दफ़ा सर्दियों में। तो सर्दियों में यानी कि जब अक्टूबर स्टार्ट होता है तो तब आपको विंटर टायर लगाने होते हैं गाड़ी में, और अप्रैल के अंदर ऑलमोस्ट मिड अप्रैल या स्टार्ट अप्रैल में फिर आपको समर टायर्स लगाने होते हैं। अब इसका एक हल तो ये है कि अगर आपकी गाड़ी में गन्स यारिस राइफन यानी कि ऑल एयर टायर्स मौजूद हैं ऑलरेडी, तो फिर आपका ये ख़र्चा एग्जेम्प्ट हो जाता है, यानी कि आपके पास ऑल वेदर टायर्स हैं तो फिर आपको चेंज कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपके पास दोनों सीज़न के टायर मौजूद हैं, यानी कि समर के सेपरेट और विंटर के सेपरेट, तो फिर आपको हर सीज़न चेंज होने के ऊपर टायर चेंज करवाने पड़ते हैं। टायर चेंज करवाने की कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं होती। अगर आप लोकल किसी वर्कशॉप से करवाना चाहें तो टायर चेंज कैन बी एज लो एज 5 to 7 यूरोस पर टायर, और अगर आप अपनी गाड़ी के टायर किसी मशहूर वर्कशॉप से लाइक आरटीओ या कंपनी की गाड़ी की कंपनी की वर्कशॉप से चेंज कराते हैं तो फिर द प्राइस कैन गो अप टू एज लाइक 70 और 80 यूरो, समथिंग लाइक दैट। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आप कहाँ से अपनी गाड़ी के टायर चेंज करवाते हैं, बट दिस इज़ लाइक मिनिमम कॉस्ट। बट मैंने बोला ये मेंशन कर दूँ बिकॉज इट अकर्स लाइक प्रिटी रेगुलरली। आप साल में 2 बार टायर चेंज करवा रहे होते हैं, तो यू शुड बेयर इन माइंड कि आपको साल में 50 से 100 यूरो के दरमियान खर्चा आ सकता है टायर चेंज करवाने का। सो दीज वर द मेजर एक्सपेंसेस जो कि आपको कंसिडर करने होते हैं जर्मनी में जब आप गाड़ी ख़रीद रहे होते हैं। इसके अलावा दूसरे खर्चे भी हो सकते हैं, बट दिस टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप गाड़ी किस तरह से चलाते हैं और आप अपनी गाड़ी की कितनी केयर करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास मैनुअल गाड़ी है और आप गाड़ी बहुत रफ चलाते हैं, गियर्स बहुत गलत लगाते हैं, तो चांसेस ज़्यादा हैं कि आप साल 2 साल में, अगर पुरानी गाड़ी है तो उसके क्लच प्लेट्स को या उसके गियर्स को ख़राब कर सकते हैं, गियर बॉक्स को ख़राब कर सकते हैं। सो दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड। और ये जो हमने 5 पॉइंट डिस्कस किए थे, 5 एक्सपेंसेस डिस्कस किए थे, इनके अलावा ये हो सकता है एंड दिस कैन ऑल्सो कॉस्ट यू इन हंड्रेड्स ऑफ यूरोस। उसके अलावा और भी छोटे मोटे खर्चे अगर पुरानी गाड़ियों में यूजुअली आ सकते हैं या नई में भी आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप गाड़ी बहुत ज़्यादा लंबे अरसे नहीं चलाते या सर्दियों में आपने 2-3 महीने गाड़ी खड़ी छोड़ दी जिसकी वजह से आपकी गाड़ी की बैटरी ख़राब हो गई, तो बैटरी की कॉस्ट लाइक 100 to 150 यूरोस तक हो सकती है नई गाड़ी में बैटरी डलवाने की। और कुछ भी ऐसी अनप्रेसिडेंटेड कॉस्ट हो सकती हैं जो कि आप खुद अकर कर रहे हैं, वो ऑफ कोर्स टोटली अलग हैं। बट these 5 costs which I've discussed are the main costs that you should know of while buying a car. Of course जब आप गाड़ी ख़रीदते हैं शुरू में तो आपको गाड़ी को रजिस्टर कराना होता है, बट वो इतना कुछ उसके कोई इतने कॉस्ट नहीं होते। 50-60 यूरोस 70 यूरोस मैक्सिमम उसमें आपकी गाड़ी रजिस्टर हो जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कार एक्सपेंसेस इन जर्मनी। अगेन मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उस वेबसाइट की जहाँ से आप अपनी गाड़ी का ईयरली टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया या आपके जहन में कोई पॉइंट है या आपको कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस ऐसा पता है जो कि मैं डिस्कस करना भूल गया या मैंने मिस कर दिया, तो वो आप नीचे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। प्लस अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी आप नीचे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ यू गाइस। सो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और इस तरह का मज़ीद कंटेंट आप देखना चाहते हैं
तो हमारे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।